गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल विथ स्टडीज़। सो ऑन दिस यूट्यूब चैनल आई एम अनिरुद्ध कृष्णा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट another important portion of mathematics which is higher mathematics. ठीक है, हायर मैथमेटिक्स का पोर्शन आज इस चैनल पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, बेसिकली ये हायर मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के सिलेबस में होता है. सपोज एक पहला जो पोर्शन है वो रियल एनालिसिस का पोर्शन होता है. ठीक है, लगभग हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रियल एनालिसिस सिलेबस में ज़रूर होता है. एंड देन सेकंड पोर्शन इज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण जिसको आप बोलते हैं. तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होता ही है. ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं, आईआईटी जैम हुआ, सीएसआईआर नेट हुआ, उन सारे एग्जामिनेशन में ये सिलेबस मिलता है. तो इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ भी इन सिलेबस को फॉलो करती है. ठीक है, ऐसे ही उसके बाद में बात करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आंशिक अवकल समीकरण बोला जाता है, ये भी सिलेबस में होता है हर यूनिवर्सिटी में. और देन उसके बाद में कुछ ऑप्शनल्स होते हैं जैसे लीनियर अलजेब्रा हुआ या फिर आप बोलें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हुआ. ये सारे टॉपिक्स भी, ये एक हुआ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है. तो इस चैनल में हम जो पहला कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, बाकी कोर्सेज़ की बात अगली क्लासेस में फिर से अगला कोर्स स्टार्ट होने पे करेंगे. तो फर्स्ट जो कोर्स हम लोग इस चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं वो करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस का कोर्स शुरू. तो रियल एनालिसिस जो है वो दो पोर्शन में बेसिकली डिवाइडेड होता है रियल एनालिसिस. तो रियल एनालिसिस या वास्तविक विश्लेषण का जो पहला पोर्शन है वो टोपोलॉजी से रिलेटेड होता है, जिसमें कुछ ओपन सेट या खुला अंतराल, खुला समुच्चय, इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन होती है. जैसे एक समुच्चय का लिमिट पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, ये सारी डेफिनेशंस होती है. तो टोपोलॉजी के पार्ट को हम लोग यहाँ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं पहले, ताकि आपका इस चैनल पे और इस कोर्स में थोड़ा इंटरेस्ट बने. तो इसलिए मैं पहले जो शुरू कर रहा हूँ वो सीक्वेंस और सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, सीक्वेंस या फिर सीरीज़ वाला टॉपिक जो है वो पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम रियल एनालिसिस में. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले सीक्वेंस का टॉपिक. ठीक है, तो सीक्वेंस देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सीक्वेंस जो है वो कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट ही होता है, कुछ वास्तविक संख्याओं या अब हायर क्लासेस में आ गए तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यदि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अपन फिक्स अरेंज कर दें तो उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस. जैसे मान लो 1 2 3 है, 4 है, तो ये एक सिंपल सी आप सीरीज़ बहुत पहले से सीक्वेंस पढ़ते आए हैं कि एक समांतर श्रेणी होती है. ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया है, लेकिन ये पैटर्न जो है वो समांतर श्रेणी का ही है क्योंकि इसमें दो क्रमागत पदों का अंतर चलता है. तो यहाँ पे यदि इस सीक्वेंस को देखा जाए तो ये एक सीक्वेंस हो गया, उसका पहला पद 1 है, दूसरा 2 है. अब ये स्पेशल केस हो गया कि ये सीक्वेंस जो है वो किस टाइप का सीक्वेंस है, एपी हो गया. ठीक है, ऐसे ही मान लो सपोज एक सीक्वेंस आपको ये दिया हुआ है 1 2 2 स्क्वायर और इसी टाइप से कंटिन्यू करके दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये सीक्वेंस अपना जीपी है या गुणोत्तर श्रेणी है. ठीक है, तो ये इसका एक सीक्वेंस का ही स्पेशल केस हो गया. हालांकि है सीक्वेंस ही, यदि मैं इसको कॉमा के रूप में, कॉमा के फॉर्मेट में अरेंज कर रहा हूँ तो ये एक सीक्वेंस ही बनेगा, लेकिन प्लस आप लगा देते हैं तो सीरीज बन जाएगी. ठीक है, लेकिन इसका पैटर्न जो है वो गुणोत्तर श्रेणी का है. क्लियर है ये चीज़. अब इसी सीक्वेंस को आगे जाके हम लोग फिर गुणोत्तर श्रेणी या समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी में इनमें डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस सीक्वेंस को फंक्शन से थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग हायर क्लासेस में जो है वो सीक्वेंस को डिफाइन करने जा रहे हैं. तो सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए जैसे कोई सीक्वेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करें A1 A2 एंड डैश डैश, इस टाइप से चल रहा है. ए आर सपोज ये ले लेते हैं एक बीच का टर्म, और ठीक है ऐसे AR+1 एंड डैश डैश, ये कंटिन्यू, ये सीक्वेंस अपनी दी हुई है. इस सीक्वेंस को कनेक्ट करें तो ऐसा हो सकता है कि ये सारी संख्याएं या तो वास्तविक होगी या फिर काल्पनिक होगी. यदि ये सारी संख्याएं, या सम्मिश्र भी हो सकती है, तो यदि ये सारी संख्याएं जो है A1 A2 एंड डैश डैश, ये सारी संख्याएं यदि रियल है यानी वास्तविक है, तो इसका मतलब अपन ये बोलेंगे कि ये सीक्वेंस अपना किस टाइप का होगा, रियल सीक्वेंस होगा. ठीक है, ये सीक्वेंस अपना रियल सीक्वेंस होगा. क्लियर है ये चीज़. और यदि A1 A2 और डैश डैश ये आयोटा वाले यदि नंबर्स हुए तो उसे अपन बोल देते हैं कि ये सीक्वेंस अपना किस टाइप का होगा, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाएगा. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो जो भी हम डिस्कस करेंगे वो रियल नंबर्स पे ही बात करेंगे. तो ये रियल नंबर्स की सीक्वेंस होगी. तो देखिए अब इसको फंक्शन के थ्रू हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. तो देखिए जैसे मान लो हम बात करते हैं कि एक फंक्शन सपोज f है. ठीक है, और इसको मैं नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर्स के सेट पे कनेक्ट करता हूँ. ठीक है, इन दोनों समुच्चयों को मैंने n के थ्रू जोड़ दिया है, सॉरी f के थ्रू जोड़ दिया है. f कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, तो हम लोग
इस f को जो है वो सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक है, f को ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, f से आपको लग रहा है कि फंक्शन सीक्वेंस कैसे बनेगा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। an जो है वो इस टाइप से सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके और रियल नंबर्स तक, तो इसका मतलब ये जो है अपनी सीक्वेंस होगी। मतलब आपको प्रांत जो है या जिसको आप बोलते हैं डोमेन, वो तो आपको क्या लेना है, n लेना है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेना है। तो डोमेन जो है वो आपका कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और इसका जो रेंज होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, रियल नंबर्स। ठीक है, ये रेंज जिसको आप परास भी बोलते हैं, तो वो इसका परास जो है वो यहाँ पे हो जाएगा आर। क्लियर है ये चीज़? तो डोमेन इसका एन हो गया और इसका परास जो है वो रेंज आर हो जाएगा। इट मीन्स आप जब एन का वैल्यू, आपको पता है कि एन की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट 1 2 3 नेचुरल नंबर्स में यही सब होने वाला है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस के पद आपको टर्म्स कौन कौन से मिलने वाले हैं, फर्स्ट टर्म आपको कितना मिल जाएगा, a1 मिल जाएगा, सेकेंड टर्म a2 मिल जाएगा, थर्ड टर्म a3, ऐसे ही सो ऑन कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसको हम सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ ऐसे होगा, बट समझ में आना चाहिए कि सीक्वेंस इज नथिंग, जस्ट इट इज जस्ट ए definition or mapping, or you can say a function, ठीक है, which connects set of natural numbers to the set of real numbers। वो set of natural numbers को set of real numbers से कनेक्ट करता है। कोई सी भी डेफिनेशन हो सकती है, जैसे मान लो आप देखते हैं एग्जांपल के तौर पे an इक्वल्स टू 2n+1, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिस इज सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ही तो है और क्या है। ठीक है, इसको ऐसा लिखो या fn से लिख दो, ये सब लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अब आपको बताए कि इसका डोमेन जो है वो n होने वाला है, मतलब प्राकृत संख्याओं में से अलग अलग संख्याएं आपके पास आने वाली है। तो इसका मतलब जब आप पहला पद बनाएंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो a1 आपका कितना हो जाएगा, n की जगह 1 रख देंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही a2 जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन कंटिन्यू करते जाएंगे, तो आपको रियल नंबर्स की एक सीक्वेंस मिलती है। ठीक है, अब रियल नंबर्स की सीक्वेंस पे ही हमें मेनली डिस्कशन अपना आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो टॉपिक है अपना वो है सीक्वेंस के डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एक सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है और एक सीक्वेंस अनबाउंडेड कब होता है। ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें लिमिट पॉइंट या सेट उसका सीक्वेंस का लिमिट निकालने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो सबसे पहले थ्योरम्स वगैरह सारी इसी पे बेस्ड होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सीक्वेंस का जो है वो सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोलते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि यदि एक सीक्वेंस के सारे नंबर्स जो है वो एक फिक्स नंबर से कम होते हैं, तो उसे अपन बोल सकते हैं कि वो बाउंडेड अबोव सीक्वेंस हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि यदि एक सीक्वेंस है a1 a2 और इसके जितने भी टर्म्स आप ले रहे हैं लास्ट तक, जितने भी टर्म्स, वो आप बोल रहे हैं कि वो सीक्वेंस जो है वो इस नंबर से हमेशा कम है, तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस किस टाइप की हो जाएगी, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ी मैथ्स में, अच्छी मैथ्स में लिख दें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि यदि इसका सीक्वेंस जो है वो an है और इसको हम बोलें कि इसके सारे नंबर्स इस कैपिटल K से कम है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू वो नेचुरल नंबर्स, तो इस सिचुएशन में अपन बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबोव सीक्वेंस होगा। ठीक है, सिमिलरली आप ये बोल सकते हैं कि यदि एक सीक्वेंस है उसके सारे टर्म्स इस स्मॉल के से ज़्यादा हैं, ठीक है, अभी तो कम थे, अब स्मॉल के से यदि ज़्यादा है तो डैश डैश ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सारे टर्म्स इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये बाउंडेड बिलो होंगी। ठीक है, अब बाउंडेड बिलो होंगी ये चीज़, तो ये चीज़ अपन यहाँ से डिफाइन बाउंडेड बिलो की कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बाउंडेड बिलो सीक्वेंस ये हो गया, तो इट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि ये an जो है वो हमेशा इस सीक्वेंस के सारे टर्म जो है वो इस नंबर k से ज़्यादा है, स्मॉल k से ज़्यादा है, तो इट मीन्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, देन द गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, सारे टर्म्स यदि उस नंबर के से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब द सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो दो टाइप की, ऊपरी परिबद्ध हिंदी में बोलें तो, और ये निम्न परिबद्ध जो है वो अनुक्रम कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारी बात होती है सीक्वेंस के बाउंड के बारे में। अब बात करते हैं कि एक सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा कि यदि बाउंडेड जब वो सीक्वेंस अबो होगा और प्लस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगा। ठीक है, बाउंडेड अबो प्लस बाउंडेड बिलो, देन द गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड एज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ये बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा।
क्लियर है? तो दोनों होने चाहिए, तभी जाके उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। केवल लोअर बाउंडेड या बाउंडेड बिलो होने पे या बाउंडेड अबो होने पे उसको बाउंडेड नहीं कहा जा सकता। तो ये हमारी बात होती है एक सीक्वेंस के बाउंड के बारे में। तो आगे स्टूडेंट्स, जब हम लोग कन्वर्जेंस चेक करेंगे, एक सीक्वेंस जो है वो अभिसरित है या नहीं है, कन्वर्जेंस जब चेक करेंगे तो हमें ये चेक करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है या नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है ये सीक्वेंस के लिए, एक सीक्वेंस का बाउंड होना कैसे चेक किया जाता है, वेरी यूजफुल टूल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस के बारे में। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि यदि एक सीक्वेंस के सारे टर्म्स कॉन्टिन्यूसली रेज करते जाएं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो, या जो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो सिंपली जो है उसे हम अनबाउंडेड सीक्वेंस बोल सकते हैं। जैसे मान लो ये हो गया कि एक सीक्वेंस आप सपोज ये लेते हैं ए एन इज इक्वल्स टू एन, तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ए एन इक्वल्स टू वन बाई एन के बारे में आप देखेंगे कि इस सीक्वेंस के जो सारे टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं यहाँ पे, वन टू और ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस में कोई सा भी आप नंबर सेलेक्ट करते हैं, सपोज कैपिटल के आपने 100 सेलेक्ट कर लिया, तो यदि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबो है तो इसका मतलब इसके सारे टर्म जो है वो 100 से लेस होने चाहिए। बट इस सीक्वेंस में एक टर्म ही मेरे को पहला ही ऐसा मिल गया जो इस 100 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बाउंडेड अबो नहीं है। ठीक है, बाउंडेड अबो शॉर्ट में लिख रहा हूँ बी ए, बाउंडेड अबो सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, बाउंडेड बिलो है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो बाउंडेड बिलो है या नहीं, तो सपोज मैं इसमें कोई भी एक स्मॉल के जो है वो बाउंड अपन स्मॉल के से डिसाइड करते हैं। मान लो मैंने 2 चुना, तो ये 2 इसका बाउंड होगा या नहीं वो कैसे पता चलेगा कि इसके सारे टर्म्स 2 से क्या होने चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए, बट एक टर्म यहाँ पे रह जाएगा ए वन इज इक्वल्स टू वन, उसके लिए फिर ये हम बोल सकते हैं कि ये इसका बाउंड नहीं होगा, लोअर बाउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब हम यदि के का वैल्यू सपोज स्मॉल के का वैल्यू 1 सेलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए एन जो है वो सीक्वेंस के सारे जो टर्म्स है वो 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा है तो इट मीन्स जो सीक्वेंस है अपना वो बाउंडेड बिलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो जाएगा, और किस से बाउंडेड बिलो होगा, ये 1 से बाउंडेड बिलो होगा। तो ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही मान लो अपन की बात करते हैं कि सीक्वेंस सपोज ए एन इक्वल्स टू, सपोज बात करते हैं, अच्छा ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होगा क्योंकि ये बाउंडेड अबो तो है बट बाउंडेड बिलो नहीं है, सो बाउंडेड नॉट बाउंडेड है ना, दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, अब मान लो मैं बात करता हूँ ए एन इक्वल्स टू सपोज माइनस वन टू द पावर एन। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही आगे काम में आने वाली है, तो इन पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में फोकस करके चलिए ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं आए। सपोज वी आर गिवन अनदर सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन, सपोज वी फाइंड आउट द टर्म्स इन दिस सीक्वेंस लाइक ए वन एंड ए टू एंड डैश डैश। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा माइनस वन, फिर मिलेगा वन, फिर वापस माइनस वन, फिर वापस वन एंड डैश डैश कंटिन्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस सीक्वेंस के दो ही टर्म, इसके सारे टर्म्स माइनस वन से तो ज़्यादा है या बराबर है मैक्सिमम, और या फिर जो है वन से क्या है, लेस है या वन के बराबर है। तो इसका मतलब सारे टर्म्स या तो वन से कम या बराबर है, या माइनस वन के बराबर, या फिर इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबो भी है, और बाउंडेड बिलो और अबो है, तो इसका मतलब ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया बाउंडेड सीक्वेंस का। ठीक है, तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस का एक अच्छा अच्छा एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और काफ़ी रिपीटेडली यूज़ होता है, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो थर्ड सीक्वेंस ये दे दिया आपको, ए एन इज इक्वल्स टू सपोज साइन एन दे दिया आपको। ठीक है, साइन एन दे दिया, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड होगा कि नहीं, तो ये सीक्वेंस भी बिल्कुल बाउंडेड होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यूज़ हमेशा माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है सीक्वेंस की, वन, और मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी जा सकती है, माइनस वन। तो इसका मतलब ये बाउंडेड अबो भी होगा और प्लस बाउंडेड बिलो भी होगा, हैंस दिस गिवन सीक्वेंस इज ऑल्सो ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस का एक अच्छा एग्जांपल और होगा। क्लियर है? तो ये स्टूडेंट्स हमने बाउंडनेस की बात करी है इन सीक्वेंसेस के बारे में कि ये सीक्वेंसेस बाउंडेड कब होगी। अगला आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है कि एक सीक्वेंस का जो है वो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, एक तो टॉपिक हमें पढ़ना है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, दिस इज लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, इसको हम शॉर्ट में लूप से भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में LUB, सॉरी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूप, है ना, लीस्ट अपर बाउंड। तो
पहले लीस्ट अपर बाउंड की ही बात कर लेते हैं। फर्स्ट अपना टॉपिक लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है कि एक सीक्वेंस की बात करें तो यदि हम बोलें कि एक सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, ठीक है, तो या इसको बोले हम लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं पहले अपर बाउंड की। तो यदि हम बोलें कि एक सीक्वेंस सपोज करो अपर बाउंड है, ठीक है, अपर बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यदि वो सीक्वेंस अपर बाउंडेड है तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं जिससे उस सीक्वेंस की वैल्यू हमेशा कम होगी। जैसे ए एन इज़ लेस देन कैपिटल K1, और आप ये भी बोल सकते हैं कि ए एन इज़ ऑल्सो लेस देन कैपिटल K2, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं, क्योंकि यदि सीक्वेंस आपको नंबर लाइन से थोड़ा सा और अच्छे से ब्रीफ आइडिया दूं, देखो ऐसा है कि ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक सीक्वेंस के ये सारे टर्म्स है, मैं यहाँ पे ब्लू कलर से बना रहा हूँ सीक्वेंस के सारे टर्म्स, ये इस टाइप से बना रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग जगह ये लोकेट हो सकते हैं, ठीक है, रैंडमली कैसे भी। और अब यहाँ पे अपन बोलें कि एक सीक्वेंस है वो उसका वैल्यू जो है वो हमेशा इस K1 से कम है, ठीक है, और ऐसे ही K2 से भी कम है। यदि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबो है तो ऐसे बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, तो उस सीक्वेंस को हम बोल सकते हैं इन सब से वो बाउंडेड अबो है, ठीक है। और यदि इन सारे बाउंड्स को बात करें, इनको मैं बाउंड्स बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो इन बाउंड्स की बात करें और इन बाउंड्स में इनको बोल रहे हैं अपर बाउंड्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि इनमें कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये अपर बाउंड्स जो है इनका एक सेट बना लेते हैं, सपोज थोड़ा मैथमेटिकली इसको समझते हैं। तो कैपिटल K1 और फिर कैपिटल K2 और डैश डैश, इन सब का एक सेट बना लिया, ठीक है। और इन सब सेट का जो है वो यदि अपन वो मिनिमम वैल्यू निकाल लें, ठीक है, इस सेट का मिनिमम वैल्यू लें, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू यदि अपन देखें तो वो सपोज करो कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू को हम कैपिटल M ले लेते हैं, तो इस कैपिटल M को अपन बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अगेन स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा हूँ, इन अपर बाउंड्स की मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं यहाँ पे अपर बाउंड, ठीक है, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। इन मिनिमम वैल्यू, इन अपर बाउंड्स की मिनिमम वैल्यूज को अपन मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं यहाँ पे LUB या लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। इसको कैपिटल M से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, सीक्वेंस के सारे जो टर्म्स होंगे वो ऑब्वियसली इस M से भी क्या होंगे यहाँ पे कम, या इसके मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो M इज कॉल्ड एज लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लूप लीस्ट अपर बाउंड। क्लियर है ये चीज़? तो ये तो बात होती है लीस्ट अपर बाउंड की। तो अगला ठीक ऐसे ही हम देखते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड के बाद में जो है वो सेकंड जो है अपना वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको अपन शॉर्टली में GLB भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज GLB, ठीक है। तो GLB का क्या कॉन्सेप्ट है वो देखिए। GLB क्या होता है कि जब एक सीक्वेंस की बात करें हम लोग और उस सीक्वेंस में सारे जो टर्म्स है वो सपोज सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लेट AN इज बाउंडेड बिलो, ठीक है, AN इज बाउंडेड बिलो, है ना। कोई भी सीक्वेंस ऐसी है जो बाउंडेड बिलो है, ठीक है, बाउंडेड बिलो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस के लिए बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि सीक्वेंस जो है वो सॉरी बाउंडेड, ये अपन पढ़ रहे थे GLB, ठीक है, दोबारा इरेज हो गया, सॉरी। GLB के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो GLB जो है वो क्या होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड, ठीक है। तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। तो यदि एक सीक्वेंस है GLB AN, अपन बात करें एक सीक्वेंस की, सपोज ये बाउंडेड बिलो है, ठीक है, ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, तो इस सेंस में आप क्या बोल सकते हैं, बाउंडेड बिलो है तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिससे इस सीक्वेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिनसे इस सीक्वेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। कैसे कि जैसे मान लो मैं ये यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस पे सीक्वेंस सपोज अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी सपोज मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ यहाँ पे सीक्वेंस के सारे टर्म्स को। ये सारे सीक्वेंस के टर्म्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। और अब सपोज करो इस सीक्वेंस के लिए यहाँ पे अपन बोलें कि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इससे भी बाउंडेड बिलो हो सकता है, इससे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये K1 और K2 सपोज ये हो गया, K3 ये हो गया, ये सीक्वेंस इन सब से बाउंडेड बिलो होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि AN इज ग्रेटर देन K1, AN इज ग्रेटर देन K2 एंड सो ऑन कंटिन्यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे इस सीक्वेंस के लिए बोल सकते हैं। लेकिन यदि इन सारे नंबर्स जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे लोअर बाउंड्स की, ठीक है, तो इन लोअर बाउंड्स में जो इसका सबसे
ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा उसे आप बोलते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो कहने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी जो होगा वो आप क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम होगा इन लोअर बाउंड्स का, ठीक है, लोअर बाउंड्स का, उसे आप यहाँ पे जीएलबी बोलेंगे, ठीक है। लोअर बाउंड जो है उनका मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे आप जीएलबी बोलेंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो लोअर बाउंड्स है K1 K2 स्मॉल K1 और स्मॉल K2 एंड डैश डैश कंटिन्यूइंग, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपन सपोज करो स्मॉल m ले लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल m को जो है वो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस के लिए आप ये बोल सकते हैं कि an का जो वैल्यू है ना वो हमेशा ज़्यादा होगा किसके कंपैरेटिवली, m से ज़्यादा होगा या उससे कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का, ठीक है। और यहाँ पे फॉर ऑल हमें लिख देना चाहिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सारे टर्म्स के लिए ये ट्रू होगा। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में जो है वो हम लोगों को कुछ नए कॉन्सेप्ट और सीखना है। अगली क्लास थोड़ी सी न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में हमें एक तो लिमिट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और उसमें मैं आपको एप्सिलॉन डेफिनेशन भी सिखाऊंगा कि एक लिमिट का कन्वर्जेंस एप्सिलॉन डेफिनेशन से कैसे चेक करना है, ठीक है। और देन उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट का कन्वर्जेंस, ठीक है, उसका सीक्वेंस का कन्वर्जेंस, ठीक है। सीक्वेंस का कन्वर्जेंस जो है वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और अब जो है वो सीक्वेंस का न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्लास जो है वो थ्योरिकल बेस्ड थी सारी की सारी, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कुछ रिजल्ट्स जो है वो हम लोग अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग खूब अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स को, और अगली क्लास में जो है वो प्रैक्टिस के लिए इन फार्मूलाज वगैरह को, इन टॉपिक से मैंने ये टॉपिक इस वजह से लिखे हैं ताकि अगली क्लास में आने से पहले तो आप इन टॉपिक्स को थोड़ा सा देख के आइए ताकि आपको रिजल्ट्स वगैरह डायरेक्टली रिकॉल हों, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपके साथ ये क्लासेस कंटिन्यू करता रहूँगा। अभी जो फर्स्ट क्लास है ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो कोशिश करूँगा कि एक दो दिन में फिर लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाए और लाइवली आपको इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करवाऊँ। जैसे ये थ्योरेटिकल पोर्शन है तो ये रिकॉर्डेड ज़्यादा ठीक रहता है, जैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो हम लाइव क्लासेस में ही करेंगे। जिस दिन क्वेश्चन करवाने होंगे वो बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको लाइव क्लास जो है उसमें इन्विटेशन सेंड करूँगा, ठीक है। तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को हायर क्लासेस के जो भी हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैथ्स से इंटरेस्ट है, उन सारे स्टूडेंट्स में या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं तो उनके साथ ये शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। और चैनल के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।